नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए एक ऐसी कंप्लीट पीवाईक्यू महामैराथन वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में एसएसटी का कंप्लीट निचोड़ आपको कराऊंगा और जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपको कराऊंगा उन क्वेश्चन से जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी, जहां से परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए सारी की सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, ताकि एग्जाम हॉल में जब आप एग्जाम देने जाओ, परीक्षा देने जाओ, क्वेश्चन आपके सामने हो, आप सभी क्वेश्चन को कर पाओ। इसलिए सारी की सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको सभी क्वेश्चन के साथ बता करके चलूंगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। इसलिए यह वीडियो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चंद्रमा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा समय लगता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। दोनों ए और बी सही हैं और बी सही व्याख्या करता है ए की, क्योंकि दोस्तों आप सभी को मालूम है जो मून है यानी कि चंद्रमा है, हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसको बोलते हैं चंद्रमा। और आपसे कह देना चाहता हूं, जो मैं क्वेश्चन अभी ये वाला कराया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में 8 से 9 अब तक आ चुके हैं। इसलिए आपको मेरा बताने का दायित्व बनता है कि चंद्रमा के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी बता दूं और इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन अभी आपको करा दूं, तभी तो आपको सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी। अब आपको यहाँ पर बताने वाला हूं चंद्रमा अर्थात मून के बारे में। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यानी कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर है। नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर इन्होंने ही कदम रखा था। उसके बाद यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने लिख दिया है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने समय में यह अपने अक्ष का भी एक चक्कर पूरा कर सकता है या कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। बस यही इंपॉर्टेंट लाइन है और इसी लाइन से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आया करता है। अब आपको पता चल गया 27 दिन का टाइम लेता है चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमने में और पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में, इसलिए हमें एक ही भाग चंद्रमा का दिखाई पड़ता है पृथ्वी से। और उसके बाद चंद्रमा की कुछ और विशेषताएं हैं। चंद्रमा की सतह पर जीवन अनुकूल नहीं है, यानी कि हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। इसकी सतह पर पर्वत हैं, गड्ढे हैं, मैदान हैं, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन इन छायाओं को देखा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन है चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा से मतलब कि पृथ्वी से चंद्रमा का एक भाग दिखाई पड़ता, सही है। घूमने में उतना टाइम लेता, सही है। यही क्वेश्चन अभी मैंने पीवाईक्यू पेपर में कराया था, नोट्स में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे। उसके बाद इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग देखना, चंद्रमा से रिलेटेड यहाँ पर है। चंद्रमा के बारे में सही बताओ। चंद्रमा पर जीवन अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है, सही कथन हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर पर्वत हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं, यहाँ पर लिखा है नहीं है, नहीं कर दिया गया, इसलिए गलत है। चंद्रमा की सतह पर पर्वत छाया बनाते हैं, गड्ढे छाया बनाते हैं, मैदान भी छाया बनाते हैं, सही बात हो जाएगी। ए एंड सी, ए सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। उसके बाद और देखो यहाँ पर चंद्रमा से रिलेटेड वही क्वेश्चन जिस लाइन को मैंने इंपॉर्टेंट करके बताया था। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि 2013 में आया क्वेश्चन, क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान टाइम लेता है। टाइम कितना लगता है? 27 डेज, यानी कि 27 डेज का टाइम लगता है अपने अक्ष पर घूमने में और पृथ्वी की परिक्रमा करने में या चक्कर लगाने में। ठीक है ना? तो वो सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। आप सभी को पता है सीटेट की परीक्षा में ज्यादा समय आपके पास नहीं है।
आप लोग मात्र 4 से 5 दिनों के भीतर कंप्लीट सोशल साइंस एसएसटी की 60 नंबर की तैयारी कर सकते हो इन नोट्स की सहायता से, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इन नोट्स में कंप्लीट एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मिल जाएगा और पूछे गए पीवाईक्यू क्वेश्चन भी सभी वर्षों के आपके मिल जाएंगे, क्योंकि यह पेपर के लिए एक अंतिम रिवीजन का काम करेंगे। पेपर से पहले एक नज़र डाल के इनको आप देख लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। इनको लेना कैसे है, नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9696400597। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज करके इन नोट्स को प्राप्त किया जा सकता है। नोट्स का प्राइस 199 रुपये है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लेब्रोडोर धारा एक है, कैसी धारा है? शीत जल धारा, गर्म जल धारा, कनारी धारा, सतही धारा। तो कौन सी करंट है आपको बताना है। तो लेब्रोडोर एक शीत जलधारा है, यानी कि कोल्ड करंट है, जिसको ठंडी जलधारा के नाम से हम लोग जानते हैं। गल्फ स्ट्रीम की धारा गर्म है, जबकि लेब्रोडोर की धारा ठंडी है, यानी कि शीत है। यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूं कि धाराएं आपकी गर्म कहाँ पर होती हैं और ठंडी कहाँ पर होती हैं, ये जानकारी आप सभी को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि गर्म कहाँ पर होगी, किस क्षेत्र में होगी, और ठंडी किस क्षेत्र में होगी। इसको भी आपको कंप्लीट जानकारी के साथ यहाँ पर बताना चाहता हूँ। और आपको पता होना चाहिए महासागरीय धाराएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक गर्म होती है, एक ठंडी होती है। मैंने अभी आपको बताने का प्रयास किया था कि गर्म जलधारा क्या है और ठंडी क्या है। सबसे पहले आपको बता दूं गर्म जलधारा क्या होती है। जो गर्म जलधारा होती है भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। पहली बात याद रखनी है, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। लेब्रोडोर ठंडी है, गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है। तो क्वेश्चन एग्जाम में कहां से आया? लेब्रोडोर से आया, तो ठंडी जलधारा है, मैंने अभी आपको कराया। आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा कि गर्म धारा कहाँ पर पैदा होती है या उत्पन्न होती है। तो साफ साफ मैं आपको बता दूं, जो गर्म जलधारा होती है भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुव की ओर, यानी कि ध्रुव आपको मालूम होगा, जैसे मैंने पृथ्वी बना दिया यहाँ पर, ध्रुव आपके यहाँ पर उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव। तो गर्म जो होती है वो इधर की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि सबसे ऊपर की ओर जाने का प्रयास करती है और सबसे नीचे जाने का प्रयास करती है ना। और उष्णकटिबंधीय बीच वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूं, कर्क और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को उष्णकटिबंध बोलते हैं। तो गर्म जलधारा कहां पर पैदा होगी? इस वाले क्षेत्र में, यानी कि बीच वाले क्षेत्र में पैदा होगी। ठंडी कहां पर होगी? ठंडी आपकी यहां पर ध्रुवों के आसपास में पैदा होगी, क्योंकि यहां पर सूर्य की रोशनी पहुंच नहीं पाती है। बीच वाले क्षेत्र में सूर्य की रोशनी हमेशा ही पहुंचती है, इसीलिए इसको उष्ण बोलते हैं, यानी कि गर्मी बहुत अधिक होगी। तो गर्मी जहां पर होगी वहां पर ही तो समुद्र आपके गर्म होंगे। यहाँ पर जितने भी समुद्र पड़ेंगे इस वाले क्षेत्र में गर्म होंगे, ऊपर वाले आपके ठंडे होंगे। कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। तो ध्रुवों की ओर कौन सी बहती है? गर्म बहती है, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। इतना क्लियर कर दिया मैंने। उसके बाद ठंडी की बात करूं, ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। कहने का मतलब है जो ठंडी होती है ना धाराएं, ये आपके यहाँ पर होती हैं और यहाँ पर होती है। ये धाराएं की जो प्रवृत्ति होती है बहने की, ये धारा हमेशा उष्ण की ओर आना चाहती है, यानी कि बीच वाले क्षेत्र में आना चाहती है। वहीं गर्म आपकी ऊपर की ओर जाना चाहती है। इतना तो मैंने आपको बता दिया, यानी कि गर्म ध्रुव की ओर जाएगी। यहाँ पर लिख दूं, आप लोग नोट भी कर लेना। गर्म जो होगी वो ध्रुवों की ओर जाने का प्रयास करती है। जो ठंडी होती है, ठंडी आपकी ध्रुव में ही उत्पन्न होती है ना, तो यह उष्ण में जाने का प्रयास करती है, यानी कि बीच वाले क्षेत्र में जाने का प्रयास करती है। और जहां पर में गर्म व ठंडी धाराएं मिलती हैं वहां पर मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, जैसे जापान का क्षेत्र हो गया, उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट हो गया। और यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, आप ये मत समझना कि यहां पर क्वेश्चन नहीं एग्जाम में आया है। क्वेश्चन की मैं बात कर लूं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मत्स्य सर्वाधिक कहां पे होता है? जहां पर गर्म व ठंडी धाराएं मिलती हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, महासागरीय धाराओं, ठंडी धाराएं, ध्रुवीय अक्षांश, सारी की सारी चीजें अभी मैंने आपको बताई। गर्म और ठंडी कहां पर होंगी, लेब्रोडोर कैसी है, ये भी मैंने आपको जस्ट अभी कराया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन से कारक मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं? मृदा का मतलब क्या है दोस्तों? जो हम लोग फसलों को बोते हैं वैसी वाली मृदा का जो निर्माण होता है, उसके लिए जो कारक उत्तरदायित्व होते हैं उनको आपको बताना है। तुंगता और ढाल भी निर्भर करती है। वनस्पति जात और प्राणी जात
ये दोनों सहायक होते हैं। तापमान, वर्षा भी, टेम्परेचर एंड रेन भी उसमें सहायक होती है। समय यानी कि टाइम, जो समय होता है ये मृदा की मोटाई को निर्धारित करता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, समय क्या निर्धारित करता है? मृदा की मोटाई को निश्चित करता है यानी कि निर्धारित करता है। तो यहाँ पर सारे पॉइंट आपके सही हो जाएंगे जो कि मृदा के निर्माण में आपके सहायक होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहां पर देखो क्वेश्चन बिल्कुल सरल आया था। जल मार्ग के बारे में आपको बताना है। कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले जल मार्ग हैं। कम दूरी लिख दिया गया। क्या कम दूरी में जल मार्ग उपयोग किया जाता है? नहीं यार। जैसे समुद्र आपका हो गया, समुद्र तो बहुत अधिक दूरी तय करता है। जैसे मुंबई के समुद्र तट से आपको जाना है, मान लो, है ना, दूसरे देश में जाना है, तो दूरी कोई 10-20 किलोमीटर थोड़ी ना है, हजारों, 2000, 3000 ऐसी किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है, ना कि कम दूरी। कम दूरी तो आप कौन से मार्ग से करोगे? तो आप जो रोड मैप है ना, रोड वाले मार्ग, उनसे करोगे, सड़क मार्ग से, ना कि जल मार्ग से। पहली बात गलत। नाव, नदियों, झीलों का उपयोग अंतरदेशीय जलमार्ग के लिए होता है। डरबन और केप टाउन अफ्रीका के महत्वपूर्ण पतन है। अब देखो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो सही जवाब आपका हो जाएगा BC, क्योंकि ए तो मैंने काट ही दिया ना, ए तो हटा लो आप लोग, यहां से भी हटेगा, यहां से भी हटेगा। जैसे एग्जाम जब आप लोग देने जाओ, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछने का ट्रेंड बन गया है। अन्य टीचर आपको हलवा, मतलब कि ये कथन कारण वाले नहीं कराते हैं, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताता हूं, कथन कारण वाले ही एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन आने का ट्रेंड है। जितने भी लोग सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि हाँ सर, कथन कारण वाले ही आते हैं, क्योंकि पेपर आपके सामने रहा। कम दूरी के कारण गलत था, तो ए हटा दो आप लोग, बचेगा आपका BC। इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। करने का तरीका तो मैं आपको बता ही रहा हूं। उसके बाद मैं आगे बढ़ लेता हूं। आगे यहां पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिजों के निक्षेप पर विचार कीजिए। फ्रांस के काकेशस प्रदेश में चूना पत्थर के निक्षेप, अभी आपको डिटेल्स में बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप, अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर, ये किस प्रकार के सैलों से बने? आग्नेय, अवसादी, आग्नेय या कांतरित या अवसादी? यहां पर जवाब आपका हो जाएगा अवसादी सैल। अवसादी सैल, अवसादी का मतलब होता है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हो। क्या पाए जाते हो? जीवाश्म। तो चूना पत्थर, देखो चूना पत्थर जो होता है यह कैसा होता है? मैग्नीज, ठीक। ये आपकी अवसादी, अवसादी के निक्षेप के प्रकार हैं जो कि दुनिया में पाए जाते हैं। यहां पर आपको पॉइंट 1-2 मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर आपको एक लाइन बताना चाहता हूं, यहां पर आप लोग अच्छे ढंग से समझना। जैसे यहां पर लिखा, मैदानों और नवीन बलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में आधात्मिक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेशस प्रदेश में चूना पत्थर, अभी आपको बताया। जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप, अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके उदाहरण हैं। तो ये किसके भाई लोग उदाहरण हैं? तो अवसादी के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अवसादी में ही आता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस लाइन से उठाया गया था, इसलिए नोट्स आप लोग ले लेना। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, जैसे क्वेश्चन आपको यहीं पर मिल जाएंगे, जितना भी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। जैसे जस्ट क्वेश्चन अभी मैंने आपको यही वाला कराया था ना, तो अवसादी यहां पर हो जाएगा। अब यहां पर आगे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, परंपरागत ऊर्जा के बारे में। जो लोग पहले से वीडियो को देख रहे होंगे उनको मैंने हमेशा ही 2 बातें बताई हैं। कौन कौन सी 2 बातें? 2 बातों के जरिए मैंने 4 बातें भी आपको बताई हैं। अब आप कहोगे कि सर 2 बातों के जरिए 4 बातें कैसे आपने बताई हैं? तो समझो कुछ बातें अलग अलग नहीं है, लेकिन बातें तो एक ही हैं, परंतु आपको थोड़ा समझने का प्रयास करना है। इस क्वेश्चन को चलो बाद में कर लूंगा, पहले आपको 1-2 बातें बता दूं जिनसे 4 बातें आपकी कंप्लीट हो जाएं। तो पहली बात, परंपरागत से शुरू करते हैं। परंपरागत का एक दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है आणविकरण। आणविकरण बोल सकते हो, ठीक है। तो परंपरागत, आणविकरण। अब आप कहोगे कि सर आणविकरण क्या है? आणविकरण एक प्रकार से आप लोग इनको पुराने कह सकते हो, यानी कि इनका निर्माण होने में हजारों या करोड़ों वर्ष का भी टाइम लग सकता है। जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, खनिज है, ईंधन है, ठीक है। तो ये होते हैं आणविकरण। मैं लिख दूं क्या यहाँ पर? कोयला लिख दूं, पेट्रोलियम लिख दूं,
पेट्रोलियम लिख दूं और खनिज लिख दूं और उसके बाद ईंधन लिख दूं, ये सारे के सारे कैसे हैं? अनवीकरण है, यानी कि एक बार प्रयोग करने के बाद ये समाप्त हो जाते, इनका पुनः उपयोग नहीं कर सकते हो। ठीक, वह आपके परंपरागत होते हैं। और दूसरा होता है परंपरागत, है ना, अपरंपरागत होता है, जिसको बोलते हैं नवीकरण। और नवीकरण में क्या शामिल है? जैसे जल ऊर्जा, जल आप खत्म नहीं कर पाओगे, ना ही पवन ऊर्जा को खत्म कर पाओगे, ना ही सौर ऊर्जा को खत्म कर पाओगे। ठीक है ना, ये आपके नवीकरण होते हैं, इनको पुनः उत्पन्न या प्राप्त किया जा सकता है। तो मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पर बता दी। अब परंपरागत पूछा है, परंपरागत यानी कि जो जल्दी समाप्त हो जाएं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो सीमित स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, सीमित, जो लंबे समय से समान उपयोग में लाए जा रहे हैं। पहला कथन कैसा होगा? आप कहोगे पहला कथन बिल्कुल गलत यहाँ पर हो जाएगा। अभी आपको बताऊंगा कैसे गलत हो जाएगा। केवल जीवाश्म ईंधन परंपरागत नहीं दोस्तों, जीवाश्म तो हैं ही, उनके साथ अन्य भी शामिल किए गए हैं परंपरागत में। जैसे ईंधन को शामिल कर लिया, कोयला आपका जीवाश्मी हो गया, पेट्रोलियम भी जीवाश्मी हो गया, और एक आध होते हैं वो जीवाश्म नहीं। केवल के कारण ये गलत है, अगर जीवाश्म दिया रहता तो सही यहाँ पर हो जाता, परंपरागत, इसलिए ये गलत है। सीमित स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, सीमित स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। सीमित स्थानीय क्षेत्र ना होकर के ये कह दिया जाता इनका सोर्स लिमिटेड है, यानी कि ये सीमित पाए जाते हैं, सीमित पाए जाते हैं, ना कि सीमित स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए गलत है, इसलिए गलत है। अभी आपको नोट्स में भी समझा दूंगा अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तो इसलिए भाई यहाँ पर दोनों आपके गलत हो जाएंगे। अब आपको कंफ्यूजन दूर कर दूं, परंपरागत, नवीकरण, अनवीकरण, अपरंपरागत, और इनमें कौन कौन से स्रोत को शामिल किया गया, एक बार आप लोग अच्छे ढंग से समझ लो। यहाँ पर एक ग्राफ सा दिया गया है, इस ग्राफ के जरिए आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, देखो परंपरागत में कोयला आता है, ईंधन आता है। ठीक है, कोयला हो गया, ईंधन हो गया, और खनिज तेल हो गया, और प्राकृतिक गैस भी इसी में आती है। ठीक, तो इतनी चीजें मैंने आपको बता दी। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट आपका लिखा गया है परंपरागत स्रोत के बारे में। ऊर्जा के परंपरागत वे स्रोत हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। ठीक, इनका उपयोग पकाने, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीण द्वारा उपयोग में की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। और ये कैसे प्राप्त होती है, यानी कि इनको जीवाश्मी भी बोलते हैं, क्योंकि पौधों, जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्ष तक धरती के अंदर दबे थे, ऊष्मा और ताप दाब के प्रभाव में ये पिघले या इनका रूप बदला, जिनको जीवाश्मी ईंधन कहने लगे। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित है, यानी कि लिमिटेड हैं। ठीक है, तो वही इसलिए ये शीघ्र समाप्त होने वाले होते हैं। आप लोग यहाँ पर देखना, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, यहाँ पर ये सारे लिखे, इन्हीं को नवीकरण भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, उपरोक्त में से कौन सा जोड़े सही रूप में मिलान में है, यानी कि कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही सुमेलित दिया गया है, आपको बताना है। मक्का उच्च तापमान और हल्की वर्षा चाहिए। क्या मक्का को उच्च तापमान चाहिए और हल्की वर्षा चाहिए? नहीं, ये बात गलत है। कपास मध्यम तापमान और वर्षा, क्या ये बात सही है? वर्षा तो इसको चाहिए, लेकिन तापमान मध्यम नहीं चाहिए, ये भी बात गलत हो जाएगी। जूट, देखो जूट को उच्च तापमान चाहिए और भारी वर्षा चाहिए, है ना, तो भारी वर्षा तो चाहिए और उच्च तापमान भी चाहिए जूट और पटसन वगैरह में, है ना, जो रेशेदार फसलें होती हैं। तो यहाँ पर केवल और केवल सी वाला सही हो जाएगा, केवल और केवल सी सही हो जाएगा। यहाँ पर मैं बताऊं मक्का के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मक्का, इसे उगाने के लिए मध्यम तापमान, यहाँ पर लिखा था उच्च तापमान, इसलिए गलत हुआ, है ना, गलत हुआ। वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। चलो मैंने हल्की वर्षा मान ली, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु तापमान तो मुझे मीडियम चाहिए, मीडियम टेम्परेचर चाहिए, मध्यम चाहिए, लेकिन उच्च यहाँ पर लिखा इसलिए गलत था।
आपकी पहली बात यहाँ पर गलत हो गई ना। उसके बाद कपास में क्या चाहिए, कपास को भी यहाँ पर देख लेते हैं। कपास आपकी स्क्रीन पर इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान चाहिए। कैसा तापमान? उच्च चाहिए। यहाँ पर लिख दिया गया मध्यम चाहिए। आप लोग शब्दों में अंतर देखा करो, कितना अंतर है और क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, इसलिए गलत है। इसलिए दोनों के दोनों गलत हैं और जूट वाला यहाँ पर सही था। आपको मैंने यहाँ पर नोट्स के जरिए समझा दिया और इन्हीं नोट्स में पीवाईक्यू भी इन्हीं से रिलेटेड आपको मिल जाएगा, वो तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर कहता है, अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में रहे तो 21 जून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। दक्षिणी गोलार्ध के बारे में पूछा है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होता है उत्तर अयनांत, जिसको बोलते हैं, आपको पता होगा। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, चलो मैं दक्षिण गोलार्ध को यहाँ पर भूल जाता हूँ थोड़े समय के लिए। अगर आपसे कोई पूछ ले 21 जून को क्या होता है, आप कहोगे कि उत्तरी जो गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध जो है वहां पर जो दिन होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उत्तरी अयनांत के नाम से उसको जानते हैं। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन जो होता है वो दिन बड़ा होता है, क्योंकि सूर्य कुछ अधिक घंटों तक चमकता रहता है और जो रात होती है ना, रात छोटी होती है। अब इसके विपरीत आपको बताना है दक्षिणी गोलार्ध में, जब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा है तो साधारण सी बात है दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ा होगा, दिन छोटा होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ पर बताना है आपको, सबसे छोटा दिन होगा और सबसे लंबी रात होगी। वहीं उत्तरी गोलार्ध यहाँ से अगर पूछ लेता है ना, उत्तरी पूछ लेता तो विपरीत हो जाता, वहां पर दिन बड़ा होता, रात छोटी होती। इसको एक आपको बताना चाहता हूं दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है और उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है। कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं और एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग कर नहीं पाते हो। सबसे पहले आपको समझा दूं, उत्तर अयनांत 21 जून को होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, ध्रुवों के पास कम प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो यहाँ पर गर्मी का मौसम होता है, सिंपल सी बात है, 6 महीने लगातार दिन रहता है यहाँ पर। उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग पर रोशनी फैलती है ना। और 21 जून को इस क्षेत्र में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। क्योंकि लंबा क्यों होता है, क्योंकि सूर्य अधिक देर तक चमकता है और छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 21 जून को उत्तर अयनांत होता है। वहीं इसके विपरीत स्थिति दक्षिण अयनांत में उत्पन्न होती है 22 दिसंबर को। यहाँ पर सूर्य होता है मकर रेखा पर, तो यहाँ पर दिन कैसा होता है, सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। और 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव के नाम से जानते हैं, जहां पर दुनिया में रात व दिन बराबर होते हैं। और उससे रिलेटेड 22 दिसंबर का भी पूछता है और कभी 21 जून करके पूछता है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे। तो वही सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, उसके जरिए आप सारे के सारे कर लोगे। सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होगी 21 जून को। जस्ट अभी मैंने आपको यही क्वेश्चन कराया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगी। यानी कि जब सूर्य सबसे ऊपर होगा, उच्चतम बिंदु पर होगा, तो सभी यामोत्तर पर क्या होगी, भरी दोपहरी होगी, है ना, जिसको दोपहर बोलते हैं। सूर्योदय थोड़ी ना होगा, सबसे ऊंचा है, बीच में है, ये मान लो पृथ्वी ये ऊंचा है, तो सारे क्षेत्र में क्या होगी, दोपहर होगी, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की यहाँ पर भी बात नहीं है। उसके बाद अगला यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में क्या पड़ता है। जैसे मैंने बना लिया, बीच वाली रेखा को आप लोग विषुवत रेखा बोलते हैं या विषुवत वृत्त बोलते हैं, जो कि 0 इक्वेटर पर होती है। इसके ऊपर आपकी होती है कर्क रेखा। कौन सी कर्क रेखा, यहाँ पर होती है मकर रेखा, ये वाली। मकर का मान होता है 23.5, इसका भी मान होता है 23.5, ठीक। और इसके ऊपर होती है ये वाली रेखा, जिसको क्या बोलते हैं, उत्तर ध्रुवव्रत। इसको नीचे के बोलते हैं दक्षिण ध्रुवव्रत। थर्ड वाला राइट जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना, थर्ड वाला राइट जवाब हो जाएगा। उत्तर ध्रुवव्रत और कर्क रेखा के बीच वाले क्षेत्र को हम लोग शीतोष्ण बोलते हैं, यानी कि समशीतोष्ण बोलते हैं। उसके बाद आगे बढ़ लेता हूं, मध्य हिमालय को कहा जाता है, क्या बोलते हैं, मध्य हिमालयों को।
तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा? राइट जवाब आपको बताना है हिमाचल बोलते हैं, हिमाचल बोलते हैं। ठीक, उसके बाद मैं आगे बढ़ लेता हूं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन से वर्षण के प्रकार हैं? हिम, ओला, सहिम, वृष्टि, ये तीन है। बी, सी, डी। ए हटाओ, फटाक से हटाओगे तो बी यानी कि चौथा वाला बचेगा, चौथा वाला राइट जवाब हो जाएगा। बाढ़ कोई वर्षा थोड़ी ना होती, बाढ़ तो नदी में आती है। ठीक, समझ गए आप। उसके आगे मैं बढ़ लेता हूं। उसके बाद क्वेश्चन है, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं? ग्रीन हाउस सभी को मालूम है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि गर्म होती है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर है, निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण होगा? यहाँ पर आपको बता दूं, विविधता से रिलेटेड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आपको बताऊं, समानता के साथ विविधता का उदाहरण कौन सा होगा? समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। तो भाई जैसे मेरे को आपको पढ़ाना पसंद है, आपको किसी दूसरे को पढ़ाना पसंद है, या आपको कुछ तैरना पसंद है, तो ये बातें अलग अलग है ना, ये कोई मेल नहीं खाती है विविधता में। समीर स्कूल जाता है, मिहिर अखबार बेचता है, यानी कि वो अखबार बेचता है, स्कूल जाता है, यानी कि मिहिर तो भाई गरीब होगा, समीर रईस होगा। तो यहाँ से तो भेदभाव उत्पन्न होता है ना कि विविधता, गलत हो जाएगा। समीर को दिवाली पर नए कपड़े मिले, समीर ने पुराने कपड़े पहने। तो नए मिले पुराने मिले, इससे क्या फर्क पड़ता है? हटाओ। समीर एक फ्लैट में, मिहिर एक झोपड़ी में रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा इसका जवाब? क्वेश्चन आपसे है समानता के साथ विविधता। देखो, रंग भरना, समीर रंग भरना और मिहिर चित्र बनाना पसंद है। समानता तो है, लेकिन चित्र तो दोनों बना रहे ना, एक रंग भरना जानता है और एक चित्र बनाना जानता है, या उसको पसंद है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर पहला वाला को लॉक कर देंगे, यानी कि पहला वाला सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बताऊं अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, केरल में लोग भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, धार्मिक प्रथाओं की विविधता के लिए क्या कारण हो सकता है? निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और विचार करके उत्तर दें। यहूदी और अरब व्यापारी मसालों का व्यापार करने आए थे और यहाँ के लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम धर्म लाए थे। तो पहली बात बिल्कुल 101% सही है। जो यहूदी आए तो यह यहूदी धर्म को भारत में लेकर के आ गए, वहीं जो अरब के व्यापारी आए तो ये इस्लाम धर्म भारत में लेकर के आए, सबसे पहले केरला में। केरल की विविधता की बात यहाँ पर हो रही है ना। और ईसा मसीह का एक शिष्य कह लो, जिसका नाम था संत थॉमस, 2000 साल पहले भारत में केरल में आया था और लोगों को इसने ईसाई बना दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है यार। संत थॉमस ने लोगों को ईसाई बनाया, यहूदी भारत में आए तो यहूदी धर्म अपना लिया, अरब आए तो इन्होंने इस्लाम को अपना लिया। यानी कि भारत में ये धर्म पैदा नहीं हुए हैं, आपको ये भी कन्फर्म होना चाहिए। यानी कि ये विदेशी कह सकते हो, यानी कि बाहर से आए हुए धर्म है। तो दोनों आपके सही हैं धार्मिक प्रथाओं की विविधता के लिए, तो दोनों सही हैं और वे वैध कारण भी हैं। थर्ड वाला जवाब यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और 3-4 पॉइंट यहाँ पर जुड़े हैं, इंपॉर्टेंट है केरल की विविधता के बारे में, वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास करना। सबसे पहले केरल की बात कर लेता हूँ। भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा है, समुद्र से एक तरफ से घिरा है, पहाड़ों पर विविध प्रकार के मसाले हैं, जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची, है ना, इसीलिए व्यापारियों के लिए आकर्षक बना। सबसे पहले यहूदी व्यापारी केरल आए, ऐसा माना जाता है। ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय संत थॉमस को जाता है, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। और अरब के कई व्यापारी यहाँ आकर के बस गए। इब्न बतूता, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में शायद क्वेश्चन भी आया है। इब्न बतूता 700 साल पहले यहाँ आया। अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ पर बड़ी इज्जत है। इब्न बतूता की किताब की मैं बात कर लूँ, इसकी किताब का नाम है रिहला, है ना। किताब का नाम क्या है? रिहला। ठीक, इब्न बतूता। वास्को डी गामा 1498 में पानी के जहाज से भारत आया था, पुर्तगाली नाविक बन करके, है ना, आपको कहानी तो मालूम होगी। चीन के व्यापारी भी आए थे, है ना, केरल में आए थे। तो इसी प्रकार ऐतिहासिक प्रभाव धीरे धीरे पड़ता रहा। यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई, हिंदू, बौद्ध इसमें शामिल होते गए और पालन करने लगे। ठीक,
यहाँ पर केरल से रिलेटेड है। 700 वर्ष पहले केरल की विविधता, यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में किस यात्री ने लिखा? तो इब्ने बतूता ने लिखा। कौन सी किताब में लिखा? रिहला किताब में लिखा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है सरकार की कार्यविधि के संदर्भ में सुमेल कीजिए, यानी कि मिलान करना है अब आपको यहाँ पर। स्थानीय प्रशासन, राज्य और संघ। जैसे आपको एक का आता हो, संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार नई मुद्रा जारी करने का निर्णय इसी के पास में है। सी का तो सीधा सीधा थर्ड के साथ होना चाहिए। सी का थर्ड इसमें भी है, इसमें भी है, बाकी यहाँ पर आपके कटेंगे। ठीक। राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार का काम क्या होता है? तो राज्य सरकार का जो काम होता है, जैसे मध्य प्रदेश में ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को बोनस देने का निर्णय, ये राज्य सरकार करेगी। तो बी का सेकंड हो जाएगा। तो पहला वाला जवाब यहाँ पर हो जाएगा। स्थानीय करेगी, चराई संबंधित निर्णय या कर वसूलने का काम करेगी। ठीक। तो पहला जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। सारे के सारे सही सुमेलित दिए गए हैं। उसके बाद अगला यहाँ पर देखो पॉलिटी का है। निम्नलिखित में से राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है? ना ही इनकी होती है, ना ही इनकी, ना ही मुख्यमंत्री की, बल्कि राज्यपाल की होती है। नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती है। ठीक। उसके बाद मैं आगे बात कर लेता हूं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहां पर कहता है निम्नलिखित में से क्या नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण होगा? नौकरी की सुरक्षा यानी कि बढ़िया नौकरी, सुरक्षा वाली। दिहाड़ी मजदूरी में कोई सुरक्षा नहीं, अनियमित कर्मचारी में भी नहीं, नियमित, हाँ नियमित में तो सुरक्षा होती है, मौसमी में केवल मौसम में ही काम मिलता है, कोई सुरक्षा वगैरह नहीं मिलती है। तो रेगुलर कर्मचारी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ रेगुलर वर्कर ही बोलते हैं, वही सही हो जाएगा। उसके बाद अनियमित से भी आया है, यानी कि रोजगार वाला टॉपिक है, नोट्स में आपको मिल जाएगा। अनियमित रोजगार यानी कि जिनको रेगुलर ना मिले, कैजुअल जॉब जिसको बोलते हैं, कैजुअल। कारीगर को तभी आना होता है जब मालिक को जरूरत हो। हाँ वही तो अनियमित होता है। जैसे मान लो मैं मालिक हूँ, मेरे घर में कुछ कोई मान लो कुछ दरवाजे वगैरह कुछ भी आप बिगड़ गया है, डैमेज हो गया है, तो मुझे बुलाना पड़ेगा ना, वो एक अनियमित होता है। जब बुलाओगे मालिक को जरूरत होगी तभी तो वो काम करेगा कारीगर, सही हो जाएगा। कारीगर को अच्छी अच्छी दशाएं मिलती हैं? नहीं, अच्छी दशाएं तो आपके नियमित में मिलती हैं, ना कि अनियमित में मिलती हैं, कैजुअल में नहीं मिलती हैं। कारीगरों से ज़्यादा घंटे काम करने की उम्मीद की जाती है। हाँ यही होता है अनियमित वालों से, कि मालिक कहता है कि अधिक से अधिक घंटा काम करो, हमारा काम जल्दी से निपटाओ, है ना। तो बी तो हर हालत में गलत हो ही जाएगा, ए सी जवाब हो जाएगा ना इसका। हाँ तो ए सी जवाब यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आगे मैं बढ़ लेता हूँ। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, संसद के सत्र के समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं, कार्यपालिका के ऊपर अंकुश रखते हैं, वह है शून्यकाल के द्वारा, प्रश्नकाल के द्वारा, ध्यान आकर्षक प्रस्ताव के द्वारा, संसद का बहिष्कार करके नहीं। डी तो हर हालत में आपका गलत हो ही जाएगा, बचेगा थर्ड वाला जो कि राइट जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला देखो आप लोग, संतुलित मीडिया किसको कहोगे? जो दोनों पक्षों की बात करती हो, ना ही किसी को गिराती हो ना ही किसी को उठाती हो, यानी कि बीच में रहे, वही संतुलित है ना। वह जिसमें केवल केवल आए तो गलत है। वह जो लोगों की तरफ से और निजी कंपनियों के खिलाफ खिलाफ का है बोलेगी, बराबर बोलेगी। वह जो समाज से पीड़ित समुदाय के दृष्टिकोण की चर्चा करती है, वह जिसमें सभी पक्षों की बात रखी जाती है, यानी कि कोई भी पक्ष छूटे ना, सभी पक्षों की अपनी अपनी बात रखो, वही तो संतुलित मीडिया हम लोग कहेंगे ना, बैलेंसिंग। फोर्थ राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ लेता हूं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है संविधान से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर जवाब देना है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान के प्रावधान, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, सही बात है। अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल का नाम जल्दी फटाक से आप लोग क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में आर्टिकल बताओ कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस किस अनुच्छेद में किया गया है, उस अनुच्छेद का नाम आप लोग बता दो कमेंट बॉक्स में, है ना। तो दोनों सही हो जाएंगे। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है, जाति वंश लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यही तो आपका अस्पृश्यता है ना। तो सभी सही हो जाएंगे, ऑल एबो यानी कि ए बी सी डी सभी राइट जवाब हो जाएंगे समानता के बारे में। उसके बाद अगला, प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है और अपने धर्म का पालन और अनुसरण करने की भारतीय संविधान में प्रस्तावित किस सिद्धांत
से यह स्वतंत्रता उत्पन्न हुई है। तो जवाब आपका हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता, है ना, धर्मनिरपेक्षता। उसके बाद अगला देखो आप लोग, किसी चोरी के मामले में निम्नलिखित में से क्या होने पर पक्षपात पूर्ण सुनवाई माना जाएगा? तो चोरी का आरोप लगाए गए व्यक्ति को आरोप पत्र की कॉपी देना, कोई बात नहीं। वकील करने की क्षमता न रखने पर राज्य द्वारा उसको वकील उपलब्ध कराया जाएगा। आरोपित के वकील को गवाहों को पूछताछ करने देना, बिल्कुल पूछताछ करेगी। आरोपित आरोपित का दोषी पाए जाने पर प्रतिभाशाली और सम्मानित परिवार होने की वजह से माफ कर देना। क्या कोई बढ़िया एक अमीर घर का है लेकिन उसने गलत काम की है, चोरी की है या किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक काम किया है, तो वो प्रतिभाशाली या सम्मानित परिवार से बिलोंग करता है, क्या उसको सजा नहीं होगी? माफ करोगे क्या? यार बिल्कुल भी माफ नहीं करना है। सजा तो सबके लिए बराबर है, चाहे सम्मानित हो चाहे अपमानित परिवार हो, है ना, चाहे गरीब हो चाहे रईस हो, कुछ भी हो, सजा तो बराबर मिलेगी। वही बात है यहाँ पर भी। उसके बाद यहाँ पर देखो आप लोग, उड़ीसा के किस क्षेत्र में एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों द्वारा विस्थापन के विरोध में आंदोलन चलाया गया था? राइट जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा नियामगिरी पहाड़ी, नियामगिरी पहाड़ी में चलाया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कार्यक्रम में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। यह कार्यक्रम सुनिश्चित करता है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के माता पिता को अपने बच्चों को 3 समय का भोजन देने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात तो गलत है। क्यों गलत है? मध्याह्न भोजन में सिर्फ दोपहर में एक टाइम खाना मिलता है, न कि 3 समय का मिलता है, इसलिए गलत है। और मध्याह्न भोजन की योजना सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू की गई थी, आपको पता होना चाहिए। यह कार्यक्रम पोषण के अभावों की क्षतिपूर्ति करता है, क्योंकि बच्चे खाली पेट यानी कि बिना खाए पिए स्कूल में आते थे, उनका मन भी पढ़ाई में नहीं लगता था, इसलिए सरकार के द्वारा यह योजना चलाई गई थी जिससे कि बच्चों का पेट भर सके और वो पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित कर सके, है ना। तो केवल बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ए तो यहाँ पर गलत हो ही गया ना।